डेविड की कहानी। आइए काम के सिद्धांत को देखते हैं। डेविड ने अपनी अधिकांश जिंदगी उताह राज्य में ड्राइवर के लाइसेंस परीक्षक के रूप में बिताई थी। उताह में उसके पत्नी और बच्चे भी साथ रहते थे। डेविड ने हमेशा अच्छे स्वस्थ जीवन का आनंद लिया और उसे कभी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 1990 की शुरुआत में उसे पैरों में कमजोरी के साथ थकान महसूस होने लगी। 1990 के बसंत आने तक उसके पैर लड़खड़ाने लगे और कई बार वह खड़े खड़े गिरने भी लगा। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे बताया कि वह एक असामान्य बीमारी ल्यूकेंसेफेलोपैथी से ग्रसित है। डेविड ने इस बीमारी का नाम सुनकर हम सभी की तरह ही पूछा, यह क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि यह एक लगातार बढ़ने वाली क्षयकारी मस्तिष्क के माइलिन आवरण को नष्ट कर देने वाली बीमारी है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के समान होती है। न्यूरोलॉजिस्ट ने डेविड को बताया कि यह लाइलाज बीमारी है और उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। यह बीमारी मरीज को धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाती है। इस खबर ने डेविड को परेशान कर दिया। वह हताश और दहशत में घर लौटा। उसने पहले कभी इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना था और अब यह उसकी ज़िंदगी लेने जा रही थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक डेविड अब लगातार कमज़ोर हो रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे और उसका मूत्राशय तथा हाथों पर नियंत्रण खत्म हो गया था। 1993 के बसंत तक डेविड को व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। जून 1995 तक उसके पैरों का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने उसे मॉर्फिन देनी पड़ी। अब वह हर काम के लिए पत्नी और बच्चों पर निर्भर हो गया था। वह जिस अच्छी ज़िंदगी को जानता था वह कहीं खो गई थी। नवंबर 1995 में डेविड इन्फ्लुएंजा से गंभीर रूप से पीड़ित हो गया। वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। ऐसा लगता था मानो उसमें खून का कोई संचरण न हो। डॉक्टर ने डेविड और उसके परिवार को बताया कि अब उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है। ल्यूकेंसेफेलोपैथी के कारण वह 1-2 हफ्ते ही जीवित रह पाएगा। अब उसे घर में ही नर्सिंग केयर में रखा गया। डेविड और उसके परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाना शुरू कर दी। डेविड अपने परिवार और मित्रों से विदा होते हुए बहुत दुखी था। हालांकि उसने अपनी मौत को 2 साल पहले ही स्वीकार कर लिया था, पर डॉक्टरों के बताए मुताबिक अब अंतिम समय आ गया था। परंतु किसी न किसी तरह डेविड क्रिसमस तक जीवित रहा। हालांकि वह बिस्तर से उठने में असमर्थ था, पर उसे मौत भी नहीं आ रही थी। कुछ महीनों बाद डेविड ने कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का निश्चय किया। उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट, मिनरल टैबलेट और अंगूर के बीज का अर्क लेना शुरू किया। 5 दिनों के भीतर ही वह कम सो रहा था और उसे कुछ अधिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। कई सप्ताह तक अतिरिक्त पोषक तत्व लेने के बाद वह कुछ समय के लिए बिस्तर से उठ पा रहा था। यही नहीं, मदर्स डे पर बच्चे उसे फूलों की दुकान तक ले गए, जहां उन्होंने मां और पत्नी के लिए खरीदारी की। सप्ताह दर सप्ताह डेविड की उम्मीद लौटती जा रही थी, क्योंकि वह ताकतवर बनता जा रहा था। डेविड को 1996 की गर्मियों में देखी गई फिल्म लोरेंजोस आइल याद आती है। वह फिल्म में लोरेंजो नामक लड़के को डेविड के समान ही मस्तिष्क की बीमारी थी। फिल्म देखते समय डेविड यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लोरेंडो के इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी अंगूर के बीज का अर्क ही था। डेविड को महसूस हुआ कि उसकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार भी अंगूर के बीज के अर्क से ही हो रहा था। उसने इसे और अधिक मात्रा में लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे पता चला कि यह अर्क एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे मस्तिष्क के आसपास का भी तरल भी आसानी से अवशोषित कर लेता है। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट व मिनरल के साथ अंगूर के बीज के अर्क की मात्रा बढ़ाने से डेविड के सेहत में अद्भुत सुधार हुआ। उसके पैरों पर का दर्द लगातार कम हो रहा था और वह फिर से चलने लगा था। सप्ताह दर सप्ताह उसके पैरों की ताकत बढ़ रही थी। लगभग 2 महीनों बाद डेविड चर्च तक अपने पैरों पर जाने लगा था। ऐसा पिछले 3 सालों में पहली बार हुआ था। हालांकि अभी भी वह लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वह चल रहा था। डॉक्टर ने सुधार को देखते हुए डेविड को मॉर्फिन देना बंद कर दी थी। एक और जहां डेविड इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, वहीं डॉक्टर भी इन सब से इनकार नहीं कर रहे थे। डेविड की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उसने न सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस परीक्षक की परीक्षा दी, बल्कि उसमें पास भी हो गया। कई सालों तक दूसरों का लाइसेंस परीक्षण करने के बाद अब वह स्वयं ड्राइवर बन गया था। डेविड को अभी भी वह बीमारी थी। वह स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उसका अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण था। वह अभी भी लड़खड़ा कर चल रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। जब भी मैं डेविड को देखता हूँ तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। उसकी प्रगति देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अतिरिक्त पोषक दवाओं के प्रति सकारात्मक हूँ। इसके पीछे के कई कारणों में से
एक डेविड भी है। ये तत्व सभी प्रकार के मरीजों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय हैं। इस अध्याय में हमने अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपको बूढ़े होने का डर सताता है? क्या आपको गंभीर बीमारी और दर्द को अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने के इच्छुक हैं? मेरा विश्वास है कि 40 की उम्र के बाद भरपूर जीवन को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके जीवन का हर साल बेहतर हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम कम जीना और ज़्यादा मरना बंद कर दें, लेकिन पहले आपको हमारे शरीर में चल रही लड़ाई को समझना होगा। इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नंबर 3, भीतर की लड़ाई। आरामदायक स्थिति में बैठकर पल भर के लिए आंखें मूंदें और अपनी सांसों को पर ध्यान केंद्रित करें। कंधों को ढीला छोड़ दें और जितनी गहरी सांस ले सकते हो लें। अब धीरे धीरे फेफड़ों से हवा बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। सांस इस प्रकार लें जैसे आप अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक फुला रहे हैं। फिर रुक कर धीरे से सांस बाहर छोड़ें। अच्छा लगा ना? फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु जीवन लाती है, और जैसे जैसे हम एरोबिक व्यायाम या दौड़कर सांसों की गति तेज करते हैं, हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। हो सकता है हमें बहुत खुशी भी महसूस हो। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है, जब नाक के रास्ते ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो कोश की स्तर पर शरीर के भीतर क्या होता है। हमारा जीवन एक जटिलता से बुना हुआ चमत्कार है जो हर सांस में दिखाई देता है। मैं ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ी हवा से अपने फेफड़ों भर लेता हूँ। इसके बाद ऑक्सीजन के अणु फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी वायु कोशिका से गुजरकर रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। तब धड़कता हृदय ऑक्सीजन युक्त इस नए रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजता है। शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिससे यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यहाँ यह खुद को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऊर्जा घर होता है जो एक अंगीठी के समान होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंगीठी के सामने खड़े हैं और यह अधिकांश समय सुरक्षित तथा बगैर भड़के जलती रहती है, परंतु कभी कभी इस आग से निकली छोटी सी चिंगारी से इसके सामने रखे कालीन में छेद हो जाता है। वैसे एक छोटी सी चिंगारी खतरनाक नहीं दिखाई देती है, लेकिन यही चिंगारी यदि महीना दर महीना और साल दर साल कालीन को जलाती रहे तो आपका कालीन पूरी तरह जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर ऑक्सीजन को कम करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में पानी का सह उत्पाद बनाता है। यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलती रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन को पानी के रूप में विघटित होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा सहयोग होना चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है और एक स्वतंत्र तत्व उत्पन्न होता है। अंगीठी की चिंगारी स्वतंत्र तत्व तथा कालीन हमारे शरीर को दर्शाता है। शरीर के जिस अंग में जितने ज़्यादा स्वतंत्र तत्व पहुँचते हैं वहाँ सबसे पहले क्षति होती है और बाद में उस स्थान पर क्षयकारी बीमारी हो जाती है। यदि यह आपकी आँख हो तो आपका मैकुलर क्षय या मोतियाबिंद हो सकता है। यदि यह आपकी रक्त धमनियाँ हो तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या हृदयाघात हो सकता है। यदि यह शरीर के जोड़ हों तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है। अगर यह मस्तिष्क में हो तो आपको अल्जाइमर्स या पार्किंसंस बीमारी हो सकती है। कुछ समय गुजरने के बाद हमारा शरीर अंगीठी के सामने रखे जले हुए कालीन की तरह लगने लगता है। हमने अभी ऑक्सीजन के उजले पक्ष की कल्पना की और उस बात को जाना जो जीवन लाती है, किंतु इसके पीछे की दूसरी कहानी को भी नकारा नहीं जा सकता। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। स्वतंत्र तत्व जो हानि शरीर को पहुंचाते हैं उसे ऑक्सीडेंटिव तनाव के नाम से जाना जाता है। यही ऑक्सीडेंटिव तनाव लगभग सभी गंभीर क्षयकारी बीमारियों की मुख्य जड़ होता है। चूँकि यह प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए ऑक्सीडेंटिव तनाव की पहचान शरीर की सतह यानी त्वचा की तुलना में अधिक आसानी से की जा सकती है। क्या आपने कभी किसी परिवार की कई पीढ़ियों का कोई चित्र देखा है? अगर आप उनकी त्वचा को गौर से देखें तो आपको युवाओं और बुजुर्गों की त्वचा में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलेगा। इस अंतर का प्रमुख कारण त्वचा का ऑक्सीडेंटिव तनाव होता है। ठीक इसी प्रकार का क्षय हमारे शरीर के भीतर भी होता है। ऑक्सीजन का स्याह पहलू।
जैसा मैं कह चुका हूं कि जैव रासायनिक शोध के जरिए हमें यह पता चल रहा है कि शरीर की कई क्षयकारी बीमारियों और संभवतः उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की मुख्य जड़ स्वतंत्र तत्वों की वजह से होने वाला ऑक्सीडेंटिव तनाव है। रासायनिक रूप से इस स्वतंत्र तत्वों की आक्रामक क्रिया से प्रकाश का विस्फोट होता है। ये स्वतंत्र तत्व सीधे उदासीन न होकर एक श्रृंखला बनाते हैं और खतरनाक शक्तिशाली स्थिति को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर वास्तव में युद्ध चलता रहता है? शांति के दौरान दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन का टूटना एक बड़े युद्ध को जन्म देता है। हम इस युद्ध को अपने शरीर के चयापचय के विशिष्ट प्रभावों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दुश्मन, स्वतंत्र तत्व, साथी, एंटीऑक्सीडेंट। मोर्चे के पीछे सहायक पोषक तत्व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12 तथा फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट खनिज। ये मोर्चे पर ईंधन, कारतूस और खाना व मशीनरी आपूर्ति करने वाली पंक्ति के समान होते हैं जो युद्ध के समय मशीन को चलायमान रखती है। दुश्मनी को मजबूत करना। ऐसी स्थितियां जो शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों की संख्या बढ़ाती हों, जैसे वायु, भोजन और पानी में प्रदूषणकारी तत्व, अधिक तनाव, कम व्यायाम की आदत आदि। मैं क्षतिग्रस्त स्वतंत्र तत्वों के लिए मरम्मत इकाई। स्वतंत्र तत्व मुख्य रूप से ऑक्सीजन के वे अणु या परमाणु होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। कोशिका के भीतर सामान्य चयापचय क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के प्रयोग के दौरान सक्रिय स्वतंत्र तत्वों का निर्माण होता है। इन पर आवश्यक रूप से विद्युतीय आवेश होता है और ये आसपास के किसी भी अणु या तत्व से एक इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक होते हैं। इनकी गतिविधि इतनी आक्रामक होती है कि यह रासायनिक रूप से शरीर के भीतर विस्फोट का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को तेजी से एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उदासीन न किया जाए तो ये स्वतंत्र तत्व अधिक आक्रामक हो सकते हैं या कोशिका झिल्ली, नलिकाओं की दीवार, प्रोटीन, वसा या कोशिका के DNA केंद्रक तक को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। विज्ञान और चिकित्सा साहित्य इस क्षति को ऑक्सीडेंटिव तनाव कहता है। हमारे सहयोगी एंटीऑक्सीडेंट। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र तत्वों के आक्रमण से रक्षाहीन नहीं छोड़ा है। वास्तव में जब मैं अपने एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र की पेचीदगी देखता हूं तो मुझे सुखद अनुभूति होती है कि हमें कितनी कुशलता और आश्चर्यजनक तरीके से बनाया गया है। दरअसल हमारे पास खुद के एंटीऑक्सीडेंट की फौज होती है जो स्वतंत्र तत्वों को उदासीन कर उन्हें बेअसर करने में सक्षम होती है। एंटीऑक्सीडेंट एक कांच के दरवाजे या महीन जालीदार स्क्रीन की तरह होते हैं जिन्हें हम अंगीठी के सामने रख देते हैं। आग से चिंगारियां भले ही उड़ रही हों लेकिन कालीन सुरक्षित रहता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व होता है जिसमें किसी स्वतंत्र तत्व को एक इलेक्ट्रॉन देने और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता होती है ताकि स्वतंत्र तत्व इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाकर उदासीन हो जाए। हमारा शरीर भी खुद के कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता रखता है। वास्तव में हमारा शरीर 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र बनाता है: सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, केटालेज तथा ग्लूटाथियोन परऑक्साइड। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन नामों को याद रखें, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का भी खुद का प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र होता है। हमारा शरीर हमारी ज़रूरत के सभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनाता है। बाकी के ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट हमें भोजन या अतिरिक्त पोषक तत्वों के जरिए लेना होता है। जब तक शरीर के स्वतंत्र तत्वों की मात्रा के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं तब तक इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। लेकिन जब स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाता है तो ऑक्सीडेंटिव तनाव उत्पन्न होने लगता है। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो शरीर में क्षयकारी बीमारी विकसित होने लगती है और हम शरीर के भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई को जीतने की मुख्य कुंजी संतुलन है। हमें आक्रामकता और सुरक्षात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हमें शरीर के भीतर की लड़ाई को जीतना है तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या स्वतंत्र तत्वों से हमेशा अधिक होनी चाहिए। हम अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों और फलों से ले लेते हैं। इनमें सबसे सामान्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, ई, ए तथा बीटा कैरोटीन है। हम इसके अलावा भी कई एंटीऑक्सीडेंट भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोएंजाइम क्यूटन, अल्फा लिपोइक एसिड तथा रंगीन बायोफ्लेविनाइड एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न भागों में स्वतंत्र तत्वों को नाकाम करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। फौज के काम के बंटवारे की तरह ये एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर के विभिन्न भागों में विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं।
कुछ एंटीऑक्सीडेंट एवं अन्य एंटीऑक्सीडेंट को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए वे ज़्यादा स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, इसलिए यह रक्त और प्लाज्मा के स्वतंत्र तत्वों के खात्मे के लिए श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट है। इस प्रकार विटामिन ई वसा में घुलनशील होने के से कोशिका झिल्ली में एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ग्लूटाथियोन कोशिका के भीतर ही श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अल्फा लिपोइक एसिड कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी और अल्फा लिपोइक एसिड में विटामिन ई तथा ग्लूटाथियोन को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा लक्ष्य पर्याप्त मात्रा में अधिक एंटीऑक्सीडेंट रखना है ताकि शरीर में उत्पादित स्वतंत्र तत्वों को उदासीन किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के एक पूर्ण और संतुलित फौज हर समय मौजूद रहे। पर्दे के पीछे हर फौज को मोर्चे पर एक सहायक तंत्र की जरूरत होती है जो पीछे से उसकी मदद कर सके। युद्ध के अंतिम नतीजों में इस सहायक तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार हम जो स्वतंत्र तंत्र उत्पादित करते हैं उन्हें उदासीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बराबर मात्रा ही पर्याप्त नहीं होती। सैनिकों की यदि अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करना है तो उन्हें हथियारों, भोजन, पानी और कपड़ों की आपूर्ति को लगातार जरूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट रूपी सैनिकों को अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है ताकि ये मोर्चे पर स्वतंत्र तत्वों के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ सके। इन्हें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट खनिज जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीज तथा सेलेनियम की जरूरत होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट की रासायनिक क्रियाओं में सहायक की भूमिका अदा कर उन्हें प्रभावशाली तरीके से काम करने में मदद करते हैं। यह शरीर को इन खनिजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है तो आमतौर पर ऑक्सीडेंटिव तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीडेंट्स को अपना काम ठीक से करने के लिए एंजाइम क्रियाओं में कुछ सहायक कारकों की जरूरत भी पड़ती है। ये सहायक कारक फौज के सहायक तंत्र, मैकेनिक या आपूर्ति अधिकारी, ईंधन टैंक तथा गोला बारूद बनाने वालों की तरह होते हैं। प्राथमिक रूप से ये विटामिन बी के सहायक फोलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 होते हैं। शरीर के भीतर चल रही लड़ाई को जीतने की उम्मीद को बराबर रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और सहायक कारकों के अच्छे संग्रह की जरूरत होती है। दरअसल युद्ध का यह मैदान मेरे द्वारा बताए गए मैदान से भी ज़्यादा जटिल होता है। आप देखते हैं कि शरीर में उत्पादित होने वाले स्वतंत्र तत्वों की संख्या कभी स्थिर नहीं रहती। स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन सामान्य चयापचय तथा ऑक्सीजन के विघटन के कारण रोजाना परिवर्तित होता रहता है। हमारे रक्षा तंत्र को भी यह पता नहीं होता है कि किसी विशेष दिन उसे कितना स्वतंत्र तत्वों का सामना करना पड़ेगा। कई कारक स्वतंत्र तत्वों की संख्या को बढ़ा देते हैं और रक्षा तंत्र को इन्हें भी उदासीन करना पड़ता है। किन कारणों से हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता से अधिक स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन होता है? यह सवाल मुझे कई घंटों तक शोध करने को मजबूर किया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने स्वतंत्र तत्वों के कई स्रोतों के बारे में छानबीन किए। आइए अब हम स्वतंत्र तत्वों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार दोष को देखें। स्वतंत्र तत्व किस कारण पैदा होते हैं? अत्यधिक व्यायाम। द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन पुस्तक में डॉक्टर केनेथ कूपर ने इस बात को जोर दिया था कि अत्यधिक व्यायाम से शरीर अधिक मात्रा में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण करने लगता है। डॉक्टर कूपर ने जब अधिक व्यायाम करने वाले कई लोगों के दिल का दौरा, हृदयाघात तथा कैंसर के कारण समय से पहले मरते देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो रोज कड़ा व्यायाम करने के साथ साथ अपने पूरे जीवन में 30 से 40 मैराथन दौड़ सकते थे। इस पुस्तक के लिए शोध के दौरान डॉक्टर कूपर ने अधिक व्यायाम से होने वाले अत्यधिक नुकसान का एहसास हुआ। जब हम सामान्य या इससे थोड़ा अधिक व्यायाम करते हैं तो शरीर के स्वतंत्र तत्वों की संख्या कम मात्रा में बढ़ती है, जबकि विपरीत जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन का ग्राफ घातकी रूप से बढ़ने लगता है। द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन पुस्तक पाठकों को यह चेतावनी देती है कि अत्यधिक व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए वास्तव में नुकसानदायक हो सकता है, खासकर यदि हम ऐसा कई सालों तक जारी रखें। डॉक्टर कूपर हर व्यक्ति के लिए साधारण व्यायाम की सलाह देते हैं, परंतु साथ ही प्रत्येक को एंटीऑक्सीडेंट लेने की सलाह भी देते हैं। केवल गंभीर एथलीटों को ही अत्यधिक व्यायाम करना चाहिए और उन्हें भी उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेकर इसे संतुलित करना चाहिए। अत्यधिक तनाव। व्यायाम के साथ साधारण भावनात्मक तनाव के स्वतंत्र तत्वों को बहुत कम बढ़ोतरी होती है, जबकि गंभीर भावनात्मक तनाव के कारण स्वतंत्र तत्वों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है और इस कारण एंटीऑक्सीडेंट तनाव उत्पन्न होने लगता है।
क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप बहुत अधिक तनाव में होते हैं तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं? आप अपने ऐसे कितने मित्रों या परिजनों को जानते हैं जो लंबे समय तक बहुत अधिक तनाव में रहे, उन या कैंसर या पहला दिल का दौरा पड़ा? मेरे पास ऐसे मरीज बहुत कम आते हैं जो कई बार मैराथन में दौड़े हों, लेकिन ऐसे सैकड़ों मरीज आते हैं जो लंबे समय तक भावनात्मक तनाव में रहे। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने पाया कि वित्तीय, काम तथा व्यक्तिगत तनाव से हमारे जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है।